You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी में ये एक सिंगल चैप्टर है, लेकिन अगर कोई फिजिक्स की बुक के स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली 3 चैप्टर है। इस छोटे से एक चैप्टर में कायदे से देखा जाए तो 3 चैप्टर कनेक्टेड है। कौन कौन से चैप्टर हैं? सबसे पहला हीट, ये अपने आप में एक चैप्टर है। हीट और टेम्परेचर का एक अंडरस्टैंडिंग होना, ये एक चैप्टर है। इसमें बहुत सारे टेम्परेचर स्केल एंड ऑल हम लोग पढ़ते हैं। कोई भी स्केल कैसे बनता है, टेम्परेचर स्केल, हीट को कैसे मेजर करते हैं, ये सारी बातें। दूसरा एक पार्ट है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री ये पहले क्लास 8th में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था, 10th में भी अभी स्टेट बोर्ड में कुछ बच्चों ने शायद पढ़ा हो। अगर वो स्टेट बोर्ड में होंगे और हीट करके उनमें एक चैप्टर होगा तो थोड़ा बहुत उसमें कैलोरीमेट्री का आइडिया होगा कि एक वाटर है, मान लो 1 लीटर या 1 kg वाटर, और वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और अगर हमने उसको आधा kg वाटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले लिया तो दोनों को मिक्स कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ये बेसिकली कैलोरीमेट्री का पार्ट होता है। ये अपने आप में ही एक छोटा टॉपिक है, चैप्टर इसको बहुत सारे बुक में एक चैप्टर की तरह भी दिया हुआ है। जनरली हीट एंड टेम्परेचर एंड कैलोरीमेट्री ये एक साथ एक चैप्टर में क्लब कर देते हैं। दूसरा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ये भी एक टॉपिक है जिस पर जेई वगैरह में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। मेडिकल में कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो फिर बड़े हो जाते हैं, काफ़ी नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और एग्जाम में उसको जल्दी से करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वही बार बार इस पार्ट से रिपीट होते हैं। हीट एंड टेम्परेचर कैलोरीमेट्री में ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें छोटे ही छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में जो हम लोग पढ़ते हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, कैसे ट्रांसफर होता है उसका। अपने जूनियर क्लासेस में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। देयर आर 3 वेज ऑफ हीट ट्रांसफर: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो हम लोग को 2 के बारे में डिटेल में पढ़ना है, कंडक्शन एंड रेडिएशन।
इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। कन्वेक्शन जस्ट हमको एक लमसम आइडिया, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कन्वेक्शन, इसलिए इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये मोस्टली फ्लूइड में होता है, लिक्विड में होता है, तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए इसके डिटेल्ड हमारे लेवल पर नहीं पढ़ाए जाते। कंडक्शन एंड रेडिएशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए इस पूरे चैप्टर में, कंडक्शन एंड रेडिएशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्मल एक्सपेंशन भी है बहुत हद तक, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे बन जाएंगे, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, ज्यादातर न्यूमेरिकल जो होंगे वो इन्हीं दोनों पार्ट से हमारे पूछे। और कंडक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कहीं ना कहीं हमको वापस से करंट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं, डेफिनेटली पॉइजलीज इक्वेशन में उसका एडवांटेज मिला और कंडक्शन में भी एग्जाम्पल उनका एडवांटेज मिलेगा। लेकिन मान लो अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद ये चीजें फिर आपके लिए भी आसान हो जाएंगी। इट्स नॉट कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बस हम उसको रिलेट करना जरूर सीखें कि हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करते कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता और हमने रिलेट करना भी नहीं सीखा, जैसे हमने रजिस्टेंस वहां पर 8 ईटा एल डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4, इस टर्म को रजिस्टेंस लेना है, आर नॉट से डिनोट कर देना है, सीरीज पैरेलल करना है, कम से कम इतना भी एक आइडिया हो, तो जब हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा तो हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर पाएंगे, और कन्वर्ट कर पाएंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को इन सारे टॉपिक्स को, रेडिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके थियोरेटिकल क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, लेकिन ये है कि ये सारे न्यूमेरिकल जो है, अगर हम इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं। जैसे फ्लूइड के साथ प्रॉब्लम ये था कि फ्लूइड स्टैटिक वाले पार्ट में बहुत वैरायटी थी, मतलब प्रेशर रिलेटेड और आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिलेटेड अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं। एक बार हमको कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उससे कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है, अगर उनको ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो उससे कुछ नयापन वाला बात कभी नहीं होगा, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, हमको सॉल्व करने हैं। तो ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्लूइड से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको प्रिपेयर करना फ्लूइड से कहीं ज्यादा इजी है। और ये चैप्टर, सिर्फ ये एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, अगर इस चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो इसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स है और केटीजी है। ये कंबाइंड 3 चैप्टर का जो चंक है, हर साल कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर तुमको इससे मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। हीट एंड टेम्परेचर, ये जो पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, ये 3 चैप्टर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन। और इनका सबसे एडवांटेजियस पार्ट ये है कि इनका मैकेनिक्स से कोई खास रिलेशन नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं आ जाएगा फोर्स वगैरह की बात, लेकिन मोस्टली ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। अगर हमने मान लो रोटेशन नहीं समझा है, वर्क एनर्जी पावर बहुत अच्छे से नहीं समझा है, हमने ग्रेविटेशन नहीं समझा है, तो भी इस चैप्टर को और थर्मो को कंप्लीट किया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा वेक्टर्स भी नहीं आते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के लिए थर्मो वाला ये जो पार्ट है, ये उनके लिए काफी स्कोरिंग और काफी कॉन्फिडेंस वाला बन जाता है। और बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ये थोड़ा सा उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, क्योंकि हीट जो है वो दिखता नहीं है। अब ग्रेविटेशन में हमको अर्थ दिख रहा है, बॉल दिख रही है, सन दिख रहा है। अब यहाँ पर जब चीजें नहीं दिखती हैं तो थोड़ा सा ऐसा वेग जैसा लगता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, और ये एक बहुत स्ट्रांग होल्ड वाला टॉपिक हो जाएगा आपका। आज हम लोग मोस्टली बात करेंगे हीट एंड टेम्परेचर की। उसमें भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीट की। व्हाट इज हीट? एक बहुत ज्यादा ये जो टॉपिक है हीट, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है या इसके बारे में गलत नोशन होता है कि हीट एग्जैक्टली है क्या। एनीवन इन दिस क्लास, व्हाट इज हीट?
कोई बताएगा हीट क्या है? नुपुर बताएं। Sir, heat is a form of energy that flows from higher temperature to lower temperature. वेरी गुड। ये एक बहुत ही अच्छा एक जनरल डेफिनेशन है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from a body at higher temperature to body at lower temperature. कभी कभी हीट का और टेम्परेचर का लोग दोनों को रिलेट कर देते हैं, दोनों को एक ही तरह देखने लगते हैं। मैं एक दो जन से और हीट पर कुछ और अगर ऐड कर पाएंगे? एनीवन वांट टू ऐड एनी मोर थिंग? वैसे इस बच्चे का डेफिनेशन काफी सही है, लेकिन कुछ और इसमें ऐड कर सकते हो। व्हाट इज हीट? देखो, जब हीट का कॉन्सेप्ट आया था उस समय उसको एनर्जी की तरह नहीं देखा जाता था। हीट को एक अलग फिजिकल क्वांटिटी की तरह देखा जाता था। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बहुत बाद में जूल करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को प्रूव किया। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये टर्म डिफाइन किया, और तब से हम हीट को एनर्जी की तरह देखने लगे। नहीं तो आप खुद सोचो कि हीट को कैलोरी में क्यों मेजर करते हैं? जैसे अगर हम पूछें कि एसआई यूनिट हीट का क्या है, तो अब तो एसआई यूनिट उसका जूल है, लेकिन हीट में और खास करके कैलोरीमेट्री के मैक्सिमम जो कैलकुलेशंस होते हैं वो सब कैलोरी में होते हैं, और हीट को पहले कैलोरी में ही मेजर किया जाता था। और हीट के बारे में ऐसा बोला जाता था कि ये एक इंडिविजुअल लिक्विड है जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में फ्लो करता है, एक इंडिविजुअल लिक्विड। लेकिन बाद में ये सारी बातें ऑब्सोलेट हो गई, कुछ ना कुछ उसके कॉन्ट्राडिक्शंस आ गए, और फाइनली जूल के एक्सपेरिमेंट के बाद हीट को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मान लिया गया। तो एनर्जी अगर है, एक बात थोड़ा सा तुम लोग इस बात को समझो, मान लो एक बॉडी है और अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, लेट से मास है 2 kg। अगर इसी बॉडी को अगर हम 2 kg है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगे, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करना है, दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं, दोनों की वेलोसिटी हमने चेंज कर दी, एक का 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी में ऊपर वाले की काइनेटिक एनर्जी कम है, नीचे वाले की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। बहुत सिंपल सा एनालॉजी है। क्या यही बात हम किसी दो बॉडीज जिसके टेम्परेचर अलग अलग हो, लाइक ये हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या इन दोनों बॉडीज के लिए भी ऐसा कुछ? मान लो दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस बॉडी के पास कम हीट है और इसके पास ज्यादा हीट है? एनीवन? Is this statement is true that a body at lower temperature contains less heat or contains heat? क्या यही स्टेटमेंट सही है? हाँ, उन्नति बताइए आप। सर, हम उसके लिए हीट टर्म नहीं यूज करेंगे, उसके बजाय टेम्परेचर यूज करेंगे। मतलब आप जो बोल रहे हैं, मतलब कंपैरिजन के लिए ये नहीं, हम अगर हमने तो टेम्परेचर तो साफ साफ दिखाई दिया कि टेम्परेचर इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो क्या अगर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जैसे हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल पाते हैं डायरेक्टली कि भाई वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा होगा। ये जो बॉडी ए है इसका और ये जो बॉडी बी है फॉर एग्जांपल, तो ए का टेम्परेचर कम है इसलिए हीट कम है, बी का टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए हीट ज्यादा है। क्या ये वर्ड या बात सही है बोलना? आधे आप ट्राई करिए।
सर हम लोग ये बात कहना सही नहीं है कि हीट किसी में कम है या ज़्यादा, बिकॉज़ हीट हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, श्रावणी आप कुछ ऐड करोगे? श्रावणी? सर मेरा भी, यस सर मेरा भी वही है कि हम हीट स्टोर नहीं कर सकते, और मतलब कितना हीट दे रहे हैं या कितना हीट ले रहे हैं उससे हम ये नहीं बता सकते कि उसमें वो मतलब डिक्रीज होगा हीट में या फिर इंक्रीज होगा लेने या ओके, देने से। देखो पहले वाले जो केस हमने लिए हैं कि 2 kg का मास 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ये सब सही है। लेकिन जैसे ही इस बात को हम इसके साथ रिलेट कर रहे हैं ना, या हम ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि अगर कोई बॉडी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसके पास हीट कम है और इसके पास हीट ज्यादा है, यहीं पर ये बात रॉन्ग हो गई है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये जरूर है, लेकिन हीट जो है वो किसी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता। अब इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं तुम लोग को वापस से करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मेरे को एक बात बताओ, ये 2 पॉइंट्स हैं और ये है ए और ये है बी। अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल हमने वी ए से डिनोट किया और बी पॉइंट का पोटेंशियल हमने वी बी से डिनोट किया, मैंने बोला कि एक करंट है जो ए से बी फ्लो कर रहा है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है, ये बोल सकते हो? बोल सकते हो ना? या ये बोलोगे कि ए के पास बहुत सारा करंट है और बी के पास बहुत कम करंट है, इसलिए ए से बी करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? थोड़ा सा लॉजिकल सोचने का कोशिश करो। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, बाकी हम तो डेफिनेशन रट्टा मार लिखवा ही देंगे। थोड़ा सा उस पॉइंट पर सोचने का कोशिश करो जहां तुमसे सोचवाना चाहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, उसके 2 एंड है और एक एंड से दूसरे एंड करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो कर रहा है, इसका रीजन ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है, ये है, या ए के पास बहुत सारा करंट है और बी के पास बहुत कम करंट है, इसलिए करंट ए से बी फ्लो कर रहा है, ये बात है। या बैटरी से अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो बैटरी के पास बहुत सारा करंट स्टोर होके पड़ा हुआ है और जैसे ही हमने उसको कनेक्ट किया करंट फ्लो करने लगा। क्या ऐसा है कि बैटरी बहुत सारा करंट स्टोर करके बैठा है क्या ऐसा? नो सर। तो बैटरी के पास बहुत सारा करंट नहीं है। जो बॉडी हायर टेम्परेचर पर है उसके पास बहुत सारा हीट नहीं है, बेसिकली उसके पास हीट है ही नहीं। बैटरी के पास करंट नहीं है। बहुत सारा एक लॉजिकल डिस्कशन इस पर लंबा चल सकता है, लेकिन मैं तुमको बस एक चीज कल यहां पर इस एग्जांपल से क्लियर कर दूं कि अगर मान लो एक सिंपल सा सर्किट है, इतना सबको समझ में आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबने इतना तो जरूर पढ़ा है। मान लो ये हमारा बैटरी है, अब इसको क्लोज करेंगे तो करंट ऐसा फ्लो करना शुरू होगा, ये सबको पता है, इसमें कहीं कोई किसी को दो राय नहीं है। लेकिन हम ये बोल दें कि चूंकि बैटरी बहुत सारा करंट लेके बैठा था, जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया तो इसका सारा करंट निकल के ऐसे फ्लो करने लगा, यहां पर हम गलत हो गए। बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट का फ्लो शुरू हुआ। करंट इज नॉट स्टोर्ड इन द बैटरी, करंट इज नॉट स्टोर्ड इन द रजिस्टर, करंट इज अ वे or current is what actually flows if there is a potential difference across the resistor. Similarly, heat is nothing that is stored in the body which is at higher temperature. If we connect two bodies, then only something is going to flow because of temperature difference, from higher to lower temperature, and that
फ्लो ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट। ये जो एनर्जी यहां से जो कुछ फ्लो कर रहा है, पहले इसको एक इंडिविजुअल लिक्विड बोला जाता था, एक्चुअली में ये एनर्जी है, और ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर नहीं थी। ये एनर्जी फ्लो कर रही है विच इज नॉट स्टोर्ड इन दिस। तो कभी भी हम लोग हीट को कंटेन्ड बाय ए बॉडी वाला बात नहीं बोलेंगे। एक कप ऑफ टी और एक सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है, कप ऑफ टी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और अगर हम कप ऑफ टी को रखेंगे तो हीट का फ्लो हमेशा कप ऑफ टी से सराउंडिंग में होगा। अगर हम ये बोले कि कप ऑफ टी के पास बहुत ज्यादा हीट है और सराउंडिंग के पास बहुत कम हीट है, तो ये बड़ा मजाकिया बात होगा। सराउंडिंग इतना बड़ा है कि उसके पास अगर इस तरह की कोई चीज की बात करें हीट, तो बहुत होगा। तो इसलिए हीट कभी किसी बॉडी का कंटेंट नहीं होता, मतलब बॉडी के अंदर कभी हीट कंटेंट नहीं होता। हीट हमेशा जब भी बात करते हैं तो वो ट्रांजिट कंडीशन में बात की जाती है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव करने के दौरान उसका एग्जिस्टेंस होता है। जैसे ही हमने स्विच को ऑफ कर दिया, करंट बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि उसके बाद बैटरी में करंट खत्म हो गया है, जितना इसने स्टोर किया था सब खत्म हो गया, फिर से स्विच ऑन करेंगे फिर से करंट फ्लो करेगा। तो हीट का एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक हम कनेक्ट किए हुए टेम्परेचर डिफरेंस है। एक बार जैसे ही बैटरी डेड हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो उसके बाद करंट भी जीरो हो जाएगा। तो हीट का फ्लो, एनर्जी का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस है। एक बार टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हुआ तो हीट का फ्लो भी जीरो हो जाएगा, हीट का भी एग्जिस्टेंस उसी समय खत्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली टेम्परेचर डिफरेंस डिसाइड द फ्लो ऑफ हीट, but it doesn't mean that a body at higher temperature has larger amount of heat or a body at lower temperature has lesser amount of heat, or heat is a content, or heat contains, a body contains heat। ये सारे बात गलत है। तो काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि बॉडी कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी, बॉडी हैव पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन बॉडी हैव हीट, दिस इज रॉन्ग। हीट भी एनर्जी है, ऐसा नहीं बोल रहे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज करेक्ट, लेकिन ये हमेशा ट्रांजिट फॉर्म में होता है। हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी के मूवमेंट के दौरान ही इसका कैलकुलेशन है। एक बॉडी के अंदर कितना हीट है, ये मीनिंगलेस बात है। आई होप कि थोड़ा बहुत तुम लोग को हीट के बारे में चीजें समझ आई होंगी। स्टिल एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन कि हीट क्या है, या कहीं किसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो मेरे को तुम बताओ, फिर हम लोग उस पर कुछ और बात करेंगे, नहीं तो कुछ डेफिनेशंस लेंगे हम लोग। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ एक और वर्ड आएगा, इन ट्रांजिट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको मिस नहीं करना है जब भी हम हीट को डिफाइन कर रहे हैं। तो इन ट्रांजिट विच फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी at higher temperature to a body at lower temperature। इसका ऐसा यूनिट जूल है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि अब इसी डेफिनेशन को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। वो पुराना वाला इनविजिबल लिक्विड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हट गया है, ऐसा यूनिट जूल। लेकिन इसका जो मतलब प्रिमिटिव यूनिट है कैलोरी भी होता है, कैलोरी, इसको CAL इन शॉर्ट कैल कहते हैं। और कन्वर्जन फैक्टर भी हम लोग को लगभग याद ही होगा सबको, 1 कैलोरी इज इक्वल टू
4.18 जूल, कभी कभी इसको 4.2 जूल ऐसा भी लिखते हैं। जैसे मैंने कहा था, एक टर्म होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। वैसे ये पूरा जूल का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग के सिलेबस में नहीं है, और उन्होंने ये टर्म मैकेनिकल इक्विवेलेंट दैट इज डिफाइंड एज वर्क डन डिवाइड बाय हीट डेवलप्ड, और ये हमारा होता है 4.18, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दिस मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट W by Q वर्क डन डिवाइड बाय हीट डेवलप्ड, ये हमारा एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। एक एक्सपेरिमेंट था, एक्चुअली उन्होंने एक मशीन बनाई थी और उसमें हम लोग मैकेनिकल वर्क करते हैं और उसके कारण उसके टेम्परेचर राइज होता है, और कहीं से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो कोई इनविजिबल लिक्विड हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर कोई बॉडी कनेक्शन है ही नहीं, और सिर्फ हमने मैकेनिकल वर्क किया है, तो उसके अंदर कैसे डेवलप हो गया, उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ गया, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो दूसरे बॉडी में उससे हीट कैसे फ्लो किया, ये सब एम्बिग्यूटी जो थी उसको दूर करने के लिए फिर उसको एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मान लिया गया। और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो एक चीज उसने बताई थी जिसको हम लोग आगे थर्मोडायनेमिक्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात अभी से तुम्हारे दिमाग में मैं डाल देता हूं कि मैकेनिकल वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। मैकेनिकल वर्क can be completely converted into heat, but heat can never be converted into मैकेनिकल वर्क। हम लोग बहुत सारे मैकेनिकल वर्क करते हैं डेली बेसिस पर, जैसे बहुत जगह बुक, जैसे बॉक्स है कोई, बॉक्स छोड़ दो। अच्छा, तुम लोग ने आजकल जो घर वगैरह बनता है उसमें आयरन, लोहा जो छड़ होता है उसको कटते हुए देखे हो? जो लोहा काटने का मशीन होता है जिससे आजकल काटते हैं, देखे हो कभी ध्यान से उसको? जो उसका कटर होता है, कटर को देखे हो? आज से 15-20 साल पहले ये सब पावर टूल नहीं थे, उस समय जो लोहा काटा जाता था वो अलग तरीके से काटा जाता था। इसको जो सरिया बोलते हैं हम लोग, इसको काटने का जो तरीका था वो एक छेमी होती थी और बड़ा सा हथौड़ा लेके एक बंदा उस पर छेमी रखता था और दूसरा बंदा पूरा जोर से ऐसे उस पर हथौड़ी मारता था, और इस तरीके से उसको काटा जाता था। एक तरफ से उसको आधा काटा गया, फिर दूसरी तरफ से आधा काटा गया, फिर उसको ऐसे ऐसे करके तोड़ के साइड किया जाता था। लेकिन अब देखोगे एक मशीन है, ऐसा चलता है और बहुत जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है। वो जो ग्रीन कलर का जो होता है ना, कटर बोलते हैं जिसको, कटर मशीन के अंदर। हाँ बताइए सर। छेनी मतलब? छेनी नहीं जानते क्या? चीजल हैमर, चीजल, ये छेनी जो है ना, अब तुम लोग के महाराष्ट्र में उसको क्या बोलते हैं, अब तो ये दिखता नहीं है। इस तरह का एक चीज होता था, ऐसा, ये शार्प होता था बिल्कुल। उस टाइप का शेप का बहुत सारा तुम अभी जो चमड़ा सिलने वाले होते हैं वो भी यूज करते हैं, और ये थोड़ा फ्लैट सरफेस होता है, इसको आयरन के ऊपर ऐसे रख के और जोर से हथौड़ा मारते थे तो ये आयरन कटता था। बड़ा छेमी, छोटा छेमी, एक किसी जगह तोड़ना होता था। जैसे आजकल क्या है,
हर चीज के लिए मशीन आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी वाले मशीन आ गए हैं, उसको दर 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 ऐसे तोड़ते। पहले जो तोड़ने के लिए बड़े बड़े, यही जो चीज है इसको छेमी बोलते हैं, बहुत बड़ा छेमी लगता था और उसके बड़े बड़े हथौड़े होते थे और लोग उसको मार मार के तोड़ते थे। इसका बहुत छोटा छोटा वर्जन भी होता है। स्कल्पचर्स जो मूर्तिकार होते हैं उनके पास यही चीज होता है, बहुत छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा छेमी और इतना छोटा छोटा ऐसे ऐसे कुट 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 मार के तुम देख सकते हो। ये चीज बहुत, मतलब अभी ऐसा भी नहीं है, ये जो मसाला वगैरह हम लोग पीसते हैं ना, तो अभी तो क्या हर जगह पाउडर मसाले मिलने लगे हैं। उसके लिए एक स्टोन आता था ऐसा गोल चक्की जैसा, और अभी भी बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे चक्की या छोटे छोटे खल मूसल ऐसे मिलते हैं। वो जहाँ बनते हैं ना, तो लोग वहां पर उसमें ऐसा छोटा छोटा ग्रुप्स बनाते हैं ताकि वो अच्छे से पिसे। वो ग्रुप्स जिस चीज से बनाया जाता है उसको छेमी हथौड़ी बोलते हैं। ताकि टुक 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 ऐसे ऐसे मारते रहते हैं। मार्बल का जो भी काम है, हैंडमेड, जो भी मतलब हाथ से जो भी काम होता है, वो सब छेमी हथौड़ी से होता है। अभी अयोध्या में जितना भी पत्थर के ऊपर नक्काशी की जा रही है वो सब छेमी हथौड़ी से होता है, मशीन से वो चीज अभी भी नहीं होती। ताजमहल में जो भी नक्काशी हुई है वो सब हाथ से बनाया गया है। तो हाथ से कैसे बनता है, पत्थर पर कैसे करोगे, तो वो छोटा छोटा छेमी होता है आयरन का, उसी से। और उसका बहुत सारा यूज है। अब तो ये सब ऑब्सोल्यूट होते जा रहे हैं, हर चीज के लिए एक पावर टूल आ गया है। पहले कारपेंटर के पास भी होता था ये सब, और जो लोहार होते थे उनके पास भी होता था, लेकिन अब हर चीज को पावर टूल ने ले लिया है जगह, काम फास्ट हो जाता है इसीलिए। तो बेसिकली मेरा उसका एग्जाम्पल क्यों देना था, मेरे को छेमी के बारे में बताने का बात नहीं था। आजकल जो पावर टूल यूज होता है ना, उसमें खास करके आयरन को कट करने के लिए ये जो इस तरह से ग्रीन कलर का देखोगे, यहाँ पर छोटा सा एक रिंग जैसा होता है, यहाँ पर फंसता है ये, और ये गोल गोल तेजी से घूमता है। और ये जो ग्रीन है ये शार्प नहीं होता, यू सी इट इज नॉट वेरी शार्प। तुम जाके इसको ऐसे हाथ से दबाओगे तो कटेगा नहीं हाथ, ये ऐसे भी नुकीला नहीं होता, ब्लंट होता है बिल्कुल, थोड़ा सा इसका थिकनेस होता है ऐसा, और ये ऊपर से नीचे तक ऐसा ही थिक होता है। लेकिन जब इसको आयरन से टच करते हैं ना, तो बिल्कुल देखते देखते आयरन को काट देता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसके ऊपर जब तुम हाथ ऐसे मूव करोगे, जैसे मान लो तुमको कोई मिल जाएगा, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है, जहां पर भी काम होता है ना, वहां पर देखोगे ऐसा छोटा छोटा, जब उसका बहुत छोटा हो जाता है तो लोग फेंक देते हैं, उसमें थोड़ा सा बचा रहता है। तो तुम अगर जस्ट एक्सपीरियंस करना है कि कैसा होता है, तो तुम उसको ऐसे लेके ऐसे ऐसे करोगे ना, जैसे तुम हाथ अपना मूव करोगे उसके ऊपर, तब तुमको रेजिस्टेंस फील होगा कि स्मूथली तुम्हारा हाथ उस पर मूव नहीं करेगा, तुमको लगेगा कि ऐसा रुखड़ा जैसा लग रहा है, और हाथ कटेगा नहीं। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ब्लेड की जैसा शार्प होता है, कट रहा है हाथ, ऐसा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल उसका जो पेरिफेरी होता है। लेकिन उसको इतना तेज घुमाते हैं, और वो जो रेजिस्टेंस है वो जब आयरन क्रिएट करता है तब वो आयरन कट जाता है। और उस समय जब वो कट करता है, तब उस समय आयरन का छुओगे जहां पर वो कट किया है ना, तो हाथ जल जाएगा, इतना हीट होता है। ओके, सुन पा रहे हो आप लोग? हाँ सर। एक्चुअली क्या है, लाइट चली गई है, तो ये ऑलरेडी नेट से कनेक्टेड था, मोबाइल नेट से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो जो जहां भी कटिंग होता है, कोई भी मार्बल कटिंग हो, मार्बल कटिंग तो और तुम देखोगे पानी गिराते रहते ऊपर से, जब भी कोई मार्बल को कट करना होता है तो पानी गिराते हैं। तो मार्बल की कटिंग में अभी भी फिर भी शार्पनेस की यूज की जाती है। वुड कटिंग में भी शार्पनेस, मतलब शार्प चीजें यूज की जाती हैं। लेकिन आयरन कटिंग में बिल्कुल प्योर फ्रिक्शन से कट किया जाता है, और वहां पर जो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, बहुत तेज घूमता है वो। और बहुत तेज घूमने से क्या होता है कि जब उसको हम आयरन पर रखते हैं तो एक बहुत तेज फ्रिक्शन बनता है, टॉर्क डेवलप होता है, जो रिंग की स्पीड को कम करता है, और बदले में रिंग उस पर एक फ्रिक्शनल वो फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो कट जाता है। और वो जो उसका एनर्जी का जो लॉस है, पहले वो तेज घूम रहा था, काटने लगते हैं तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, तो वो लॉस एनर्जी कहाँ चला गया, वही हीट में कन्वर्ट हो गया।
तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जहां पर मैकेनिकल वर्क को कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, देयर इज नो हार्म, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। लेकिन हीट को मैकेनिकल वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट करना, दिस इज अ वेरी वेरी टीडियस टास्क, ये नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। और इसी कॉन्सेप्ट पर थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ है, इंजन का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती, ये हमारा आता है। अगर तुम लोग ने थोड़ा बहुत हीट इंजन्स पढ़ लिया है, अच्छा तुम लोग को हीट इंजन पढ़ाया है, कार्नो इंजन, हीट इंजन, इफिशियंसी वगैरह? यस सर। सर हम लोगों को कार्नोट इंजन पढ़ाया हुआ है, हीट इंजन्स और रेफ्रिजरेटर ये नहीं पढ़ाया। हाँ, एक्चुअली वही बोलना था, क्योंकि ये हीट हट गया है, बट हम लोग कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, और जितना हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक दिन और ऐड होगा तो वो चीज़ हो जाएंगी। अभी से अगली बार क्या ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तुम लोग के टाइम पर, उसका मुझे नहीं पता, तो इसलिए 11th में तो मैं कोई भी जो डिडक्शन हुआ है वो तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, 12 के एंड तक देखेंगे क्या, अगर कुछ और नोटिफिकेशन नहीं है तो 12 में जो पोर्शन सटे हैं उन पर अपन कुछ स्टेप ले सकते हैं। 11th वाले पोर्शन को हम लोग पूरा पूरा ही कर लेते हैं, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे हीट रेफ्रिजरेटर, हीट पंप। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इफिशियंसी ऑफ एनी हीट इंजन कैन नेवर बी ग्रेटर देन कार्नो इंजन, और कार्नो इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो भी लेस देन 100% होती है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर है कि कभी भी किसी भी तरीके से हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है ये। लेकिन वही मैकेनिकल वर्क को हीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बेसिक आइडिया ऑफ हीट हमको यहां से समझ में आता है, और इसके बाद हम लोग टेम्परेचर पर बात करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर और हीट सुनने में थोड़ा सा नोशन वाइज लगभग सेम ही लगते हैं, लेकिन ये टोटली अलग अलग चीजें हैं। टेम्परेचर, इसको मेजर करने के लिए भी अलग अलग यूनिट्स हैं, ये टोटली एक डिफरेंट क्वांटिटी है ऑल टुगेदर। जैसे टेम्परेचर जो है वो एक सेंसेशन देता है, मान लो हम कोई भी बॉडी को टच करते हैं तो वो गर्म लगता है या वो ठंडा लगता है, तो ये जो गर्म और ठंडे का एहसास है ये किस कारण से आता है? ये आता है टेम्परेचर के कारण। जब भी हीट का फ्लो अगर किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है तो वो किस कारण होता है? टेम्परेचर के कारण। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं हो तो हीट का फ्लो होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तो करंट का फ्लो होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं हो तो लिक्विड का फ्लो होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो देयर मस्ट बी सम प्रेशर डिफरेंस, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर। उसी तरह से अगर हीट का फ्लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो रहा है तो वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है, मतलब देयर मस्ट बी सम कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नहीं हो तो फिर हीट का फ्लो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमने कह दिया कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है, हीट फ्लो करता है, लेकिन हमने टेम्परेचर को ही बता नहीं पा रहे हैं, टेम्परेचर को ही हम ये नहीं कर पा रहे कि क्यों फ्लो कर रहा है यहां से यहां। अगर फ्लो कर रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए? तो जैसे करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जैसे लिक्विड के फ्लो के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए, वैसे ही हीट के फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। सो वी शुड नो और वी शुड एक्सप्लेन, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज टेम्परेचर। तो बिल्कुल लेमन तरीके से अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है वो हमको सेंसेशन देता है किसी बॉडी का, कि वो हॉट है या कोल्ड है, ये एक सेंसेशन है। और इसको मेजर करने के अलग अलग स्केल से, अलग अलग यूनिट से। तो टेम्परेचर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बहुत सिंपल तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज degree of, it is the degree of hotness or coldness of a body। इसके अलावा एक चीज और जो हम लोग ऐड कर सकते हैं कि इट डिटरमिन्स
the direction of flow of heat. From or direction of heat, direction of flow, direction of flow of heat, from one body to another. किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का फ्लो होगा, उसके लिए टेम्परेचर ही रिस्पॉन्सिबल है। एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है हम लोग को। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है फिजिक्स में। बहुत बार तुम लोग ने इक्विलिब्रियम से देखा होगा। इक्विलिब्रियम का जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ने इक्विलिब्रियम, बॉडी is said to be in equilibrium when the net force on the body is acting, net force on the body is 0। ये एक डेफिनेशन था। दूसरा डेफिनेशन, जब हम लोग रोटेशन जब पढ़ने लगे तो वहां पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट है। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम बहुत जगह हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में हम क्या मतलब कन्वे करेंगे, हम क्या इंप्लाई करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम से? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, मान लो कि the two bodies are in thermal equilibrium if इनके बीच कुछ न कुछ एक प्रॉपर्टी हो जो सेम हो गई हो। जैसे अगर दो बॉडीज को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से थर्मल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि दो बॉडीज जो कि सेम टेम्परेचर पर है, हम उनको थर्मल इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम इज ए स्टेज when the net amount of heat flow from one body to another body stops। अगर हमारे पास कोई दो बॉडीज है और जिनको हमने थर्मली कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हीट का फ्लो होगा। जब ये हीट का फ्लो बंद हो जाए, अब फर्दर कोई हीट का फ्लो ना हो, तो जो वो कंडीशन रीच किया उसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। और हमको ये भी पता चल गया है कि हीट का फ्लो तभी होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो अब इन दोनों बातों को अगर मर्ज करोगे तो क्या पता चलेगा कि हीट का फ्लो बंद तभी होगा जब तक हीट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है, और हीट का फ्लो बंद हो गया मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो गया, यानी कि दोनों सेम टेम्परेचर पर रीच कर गया। तो थर्मल इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेज एट दैट कंडीशन। तो यहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर लो, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम thermal equilibrium if temperature of two bodies are same। और net heat flow from one body to another body stops when they are in thermal contact। ये भी एक तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का। थर्मल इक्विलिब्रियम के तुरंत बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहोगे सर ये तो थर्मोडायनेमिक्स का है, यहां पर क्यों डिस्कस हो रहा है? इसका जो आंसर है वो इसी के स्टेटमेंट में और इसके नाम में ही छुपा हुआ है। कोई बता सकता है कि जीरोथ लॉ को
जीरोथ लॉ कहते क्यों है? ओके, श्रावणी बताइए आप। और क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड लॉ आने के बाद जीरोथ लॉ को फॉर्मुलेट किया था, पर क्योंकि टेम्परेचर और थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिक प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, इसलिए उसको जीरोथ लॉ बोला। क्या बात है श्रावणी, बहुत ही कन्विंसिंग और शानदार आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। ये जो लॉ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वेरी बेसिक लॉ। देखने में लगेगा कि अरे ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है सर, इसको ऐसे एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, लेकिन इसका एप्लीकेशन हम लोग समझेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और जैसा बताया श्रावणी ने कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले आ चुके थे, और ये लॉ प्रिमिटिव लॉ, मतलब इससे पहले ही आना चाहिए था। फर्स्ट लॉ के भी पहले आना चाहिए था इस लॉ को, क्योंकि इसी से एक्चुअल हम टेम्परेचर स्केल को या टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन बाद में आया। अब तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को हम आगे नहीं बढ़ा सकते थे, तो हमने फर्स्ट के पहले डालने के लिए इसको जीरोथ लॉ कर दिया। एक्समैन, कितने लोगों ने एक्समैन सीरीज की मूवीज देखी हैं? एक्समैन या ट्रांसफॉर्मर्स, आजकल तुम लोग के समय ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज जो है, तो ये जो हॉलीवुड वाले होते हैं, ये क्या करते हैं कि पहले कोई मूवी बनाते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो उसका सेकेंड पार्ट बनाते हैं, और कभी कभी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है तो फिर उसके पहले की भी कहानी बाद में बना देते हैं। ये मतलब दे कनेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि इसके पहले भी इसकी कहानी डाल दी, वोल्वरिन की कहानी अलग डाल दी, उसकी अलग डाल दी, चार्ल्स जेवियर की अलग डाल दी, ऐसे करके अलग अलग लोगों की फिर एक वो पहले पहले के प्रीक्वल्स बनाते हैं। तो उसी तरह का कुछ है कि ये जो लॉ था, ये कायदे से ये उसके पहले आने का बात था, लेकिन नहीं आया, तो जब आया उस समय उसको पहले बना दिया गया। एक मिनट बच्चे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नाम तो समझ में आ गया होगा क्यों है। अब इसको हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, और इसी के बेसिस पर हम कैसे टेम्परेचर स्केल बनाते हैं या क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं वो भी देखेंगे। तो स्टेटमेंट कहता है, जीरोथ लगा, इफ टू बॉडीज B and C are in thermal equilibrium, with a body A independently then B and C must be in thermal equilibrium to each other. अब ये देखने में कितना सिंपल सा एक स्टेटमेंट लगता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है कि बी और सी इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली अगर ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी की एक प्रॉपर्टी जो सेम होगी, और वो है इन दोनों का टेम्परेचर। एक सेकेंड बच्चे,
कुछ प्रॉब्लम हुआ है। कुछ फॉल्ट है एक्चुअली, लाइट है, बहुत बहुत कम वोल्टेज है। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि ये काफी ऑब्वियस सी बात है, देखने में ऐसा लगता है कि अगर बी और सी इंडिपेंडेंटली अगर ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली बी और सी भी आपस में, जैसे दिस इज लाइक बी इज इक्वल टू ए एंड सी इज इक्वल टू ए, डेफिनेटली दैट मींस कि बी इज इक्वल टू सी। बट ये इतना भी ऑब्वियस नहीं है। मान लो बी और सी दो लोग हैं और उनका कोई एक कॉमन फ्रेंड है ए, इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी आपस में दोस्ती होंगे। So this is not as common as we think of. बी ए का दोस्त है और ए सी का भी दोस्त है, लेकिन बी और सी आपस में दोस्त होंगे, दिस इज नॉट नेसेसरी। लेकिन ये बात थर्मल इक्विलिब्रियम में हम लोग मतलब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बोलते हैं, और जो चीज इन दोनों में सेम हो रही है वो है टेम्परेचर। और इसका यूज हम लोग करते हैं जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। जैसे मान लो हम तुमसे पूछें कि बहुत सारे बच्चे डॉक्टर फैमिली से हैं तो डेफिनेटली उनको थर्मोमीटर देखे होंगे, थर्मोमीटर यूज किए होंगे। थर्मोमीटर में जब हम रीडिंग लेते हैं या थर्मोमीटर को जब यूज करते हैं तो बॉडी के कांटेक्ट में हम लोग रखते हैं उसको 1-2 मिनट लेट से। अगर डिजिटल वाला है तब तो वो फिर आवाज करने लगता है पिक पिक करके, और फिर हम लोग उसको हटा लेते हैं। लेकिन नॉर्मल जो थर्मोमीटर उसको एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ टाइम तक रखते हैं, और जैसे ही वो कुछ टाइम हो जाता है तो फिर देखते हैं मर्क्यूरी का जो लेवल है उसके सामने जो भी लिखा हुआ है वही टेम्परेचर हम लोग उसको बोलते हैं कि ये टेम्परेचर है। लेकिन ये कैसे कर पाते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू से कि अभी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उतना ही है जितना वो लिखा हुआ है? क्या कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? और कैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वहां पर इनडायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं? हमने जानबूझ के थोड़ा हिंट दिया है ताकि तुम लोग इसको रिलेट कर पाओ जीरोथ लॉ से। हम किसी बॉडी का टेम्परेचर उससे मेजर कर रहे हैं थर्मोमीटर से, तो ये चीज हम इनडायरेक्टली यूज करते ही करते हैं। कैसे? हाँ श्रावणी बताइए। सर मुझे कंफर्म नहीं पता, पर जब वो अगर फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी थर्मामीटर अगर हम कांटेक्ट में रखते हैं तो वो बराबर बॉडी अगर हायर टेम्परेचर पे होगी तो उससे हीट उस थर्मामीटर में ट्रांसफर होती है और फिर मर्क्यूरी एक्सपांड होता है और वो बराबर उतने ही टेम्परेचर तक जाता है जितना बॉडी का है, तो वो इवेंचुअली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। नाउ थर्मोमीटर एंड बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यहाँ तक बिल्कुल सही बोले हो, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हम कैसे बोल रहे हैं कि ये जो बॉडी का अब हम ये सही है कि thermometer and our body are now in at the same temperature, but this temperature is whatever shown by the thermometer। ये कैसे बात अब हो रहा है? यहाँ पर एक चीज और है जो हम अगर कर देंगे तो मेरा ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारा बॉडी और थर्मोमीटर ये दोनों सेम टेम्परेचर पर है, अग्रीड, लेकिन ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है। ये कैसे हो रहा है? ये चीज कैसे कनेक्ट हो रही है? हाँ मल्हार बोलिए। सर क्योंकि जब हम थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं तो वो उसकी लेवल कम होती है, तो मतलब ओरिजिनली जो उसकी लेवल थी वो बॉडी के टेम्परेचर जितनी थी। नहीं,
देखो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, स्टेटमेंट वाइज तुम गलत नहीं बोल रहे ज्यादा। और वैसे थर्मोमीटर को जब हटाते हैं तो तुरंत से मर्क्यूरी का लेवल नहीं गिरता है। वहां पर मर्क्यूरी का लेवल, उस जो पाइप होता है उसको थोड़ा सा बेंड किया रहता है ताकि एकदम से मर्क्यूरी ना फॉल हो। हाँ उन्नति, एक बार बताइए। सर वो मतलब एटमॉस्फेयर से भी मतलब इस पे है और हमारे बॉडी से भी। नहीं, देखो ये बहुत सिंपल सा थिंकिंग है, बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, समझने का बात है। देखो जब भी कोई थर्मोमीटर बना है, मैन्युफैक्चर किया गया ना उसको, तो मैन्युफैक्चरिंग में जो कैलिब्रेशन करते हैं जिसको, हमारे पास सोचो इंडस्ट्री में, अब ये मत सोचो कि वो कैसे बना है, प्रिंट हुआ उस पर क्या है। जो थर्मोमीटर बना है उसको एक स्टैंडर्ड कोई टेम्परेचर वाला बॉडी होगा जिसके साथ कैलिब्रेट किया गया होगा। बोलने का मतलब है कि वो थर्मोमीटर का जो मर्क्यूरी का लेवल अगर इस लेवल पर आ जाए तो इसको, ये उस बॉडी के साथ इस लेवल पर आ रहा है और वो बॉडी का टेम्परेचर हमको पता है कि 37, तो हमने स्केल पर लिख दिया थर्मोमीटर पर उस मर्क्यूरी के लेवल को 37 डिग्री। मान लो हमारा कोई बॉडी है 38 डिग्री और हमको पता है कि 38 डिग्री पर है, वो नोन है, और हमने जब थर्मोमीटर को उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा और जो मर्क्यूरी का लेवल चला गया, सोचो पहले ऐसा, हाँ ऐसा सोचो कि हमारा थर्मोमीटर में कोई रीडिंग है ही नहीं, हमने एकदम बिल्कुल ट्यूब लिया हुआ है, उस पर कोई मार्किंग नहीं बनी हुई, सिर्फ मर्क्यूरी डाला है, और जैसे जैसे उस बॉडी को टच कर रहे हैं अलग अलग बॉडी से, तो मर्क्यूरी का लेवल अलग अलग हमारा दिखा रहा है। हमने क्या किया, हमारे पास हर टेम्परेचर पर एक एक बॉडी है और हमने हर बॉडी के साथ उसको कनेक्ट किया, जहां पर मर्क्यूरी का लेवल गया हमने उसका बॉडी का टेम्परेचर जो हमको पता है पहले से, हमने उस पर मार्क कर दिया कि अच्छा ठीक है, यहाँ अगर हमारा थर्मोमीटर रीडिंग है मतलब ये हो रहा है 37 डिग्री, ये हो रहा है 38 डिग्री, ये हो रहा है 39 डिग्री, ऐसे करके हमने हर एक मार्किंग को थर्मल इक्विलिब्रियम में ला के मर्क्यूरी थर्मोमीटर को और ये मार्क कर दिया। ये हमारा बॉडी लेट से बी है जो इंडस्ट्रीज के अंदर पड़ा हुआ है, स्टैंडर्ड बॉडीज बी, और सी जो है वो हमारा बॉडी है। जब हम थर्मोमीटर को मेजर कर रहे हैं तो ये सी हमारा बॉडी है और ए वो थर्मोमीटर है। तो हमने क्या किया, ए और बी को पहले थर्मल इक्विलिब्रियम में ला के उस पर मार्किंग्स बना दी और तब हम उस ए को लेके आके सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रीच कर रहे हैं। जैसे ही ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आया तो मर्क्यूरी का जो लेवल रीच कर गया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पहले उस पर मार्किंग बनाई थी, वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में करके बनाई थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो टेम्परेचर है और जो बी का उस बॉडी का जो टेम्परेचर था वो सेम हो गया, यानी कि हमारा भी टेम्परेचर वही हो गया जो उस पॉइंट पर हमने लिखा था जिस बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम करके। इस तरीके से हमारा टेम्परेचर और एक स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है वो बराबर है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी वही हो चुका है, ये हम मानते हैं। तो ये जो चीज हमने किया अभी, इसमें जीरोथ लॉ ही हमने यूज किया, और क्या यूज किया, हमारा बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्मोमीटर के, और थर्मोमीटर को जो कैलिब्रेट किया गया था जब उसको मार्किंग बनाई गई थी तो उसको भी तो ऐसे ही मार्किंग बनाया गया था। एक नॉर्मल घड़ी को जब हम कैलिब्रेट करते हैं तो नॉर्मल घड़ी को किसी घड़ी से मैच करते हैं ना। जब कोई नई घड़ी खरीदते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, कैलिबर करते हैं। भाई 6:10 हो रहा है तो उसको 6:10 सेट कर दिया। बाकी वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो तो एक सेम तरीके से उसका मूवमेंट होगा जो हर घड़ी का मूवमेंट होता है। हर थर्मोमीटर की जो मर्क्यूरी का लेवल बढ़ना होता है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन एक बार उसको हमने कैलिब्रेट किया कि भाई इस मार्किंग का मतलब ये है, इस मार्किंग का मतलब ये है, तो हमने कैलिब्रेशन तो उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में ला के किया, और जब वो दोबारा उस लाइन पर किसी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो इनडायरेक्टली हम जीरोथ लॉ ही यूज कर रहे हैं और वहां पर हमारा दोनों का टेम्परेचर ही सेम होगा, जो इंडस्ट्री में जो बॉडी है और हमारा। ये थर्मोमीटर एक तरीके से टूल हो गया जो जीरोथ लॉ को हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। हमारा थर्मोमीटर टेम्परेचर नहीं बता रहा है, ये बहुत हमारा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तुम इस बात को समझने का कोशिश करो। Thermometer is not showing your temperature. It is just showing the zeroth law of thermodynamics that, okay, your body is in thermal equilibrium at this level. Another body was at thermal equilibrium at this level, and that body was since 27 degrees centigrade. So your body is also 27 degrees centigrade. This is how the thermometer works.
तो यहाँ पर अपने को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम थर्मोमीटर यूज कैसे कर पाते, किसी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेजर कर पाते। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम अल्टीमेटली जीरोथ लॉ को ही यूज कर रहे हैं। तो अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग स्केल इन टेम्परेचर। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंट स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन सा टेम्परेचर स्केल आप लोगों ने सुना है, बताओ। डिफरेंट स्केल टू मेजर टेम्परेचर। पहले हम लोग टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं ये देखेंगे, फिर थर्मोमीटर कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। दोनों बहुत हद तक सिमिलर ही कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए, कौन बताएगा डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, किसने हैंड रेज किया था? हाँ जय बताएं। सर सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन और एक और स्केल रहता है, मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन तो नहीं पता, स्पेलिंग पता है, REAMOUR। हाँ उसका रेमर 0 स्केल। से 80 डिग्री सेल्सियस। हाँ। हाँ, देखो अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर लोगों ने अलग अलग स्केल बनाए और ये सब उनके नाम पर ही है। ये फ़ारेनहाइट ए नाम ही है। केल्विन स्केल, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, इसके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग तर्क है, हम लोग देखेंगे कि वाई। और एक र्यूमर स्केल होता है, REMOUR। जनरली ये अब बहुत जगह पर नहीं देखते, ये बहुत कम यूज होता है। इसको जनरली R से डिनोट करते हैं। सेल्सियस स्केल को लेट से C से डिनोट करने हैं, फ़ारेनहाइट को F से, और केल्विन एब्सोल्यूट स्केल कैपिटल K, इस तरीके से। देखो टेम्परेचर का ये जो डिफरेंट स्केल है, SI यूनिट अगर हमसे बोला जाए कि SI यूनिट कौन सा है, तो केल्विन स्केल। केल्विन का जो रीडिंग होता है, केल्विन स्केल में जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं वही SI यूनिट होता है। और कहीं भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू डालना हो, जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग को चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू डालनी होती है और कहीं कहीं हमको एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू डालनी होती है। तो याद रखना कि फिजिक्स में कहीं भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का काम हो तो हमको केल्विन स्केल का ही टेम्परेचर का वैल्यू डालना पड़ेगा, ना कि सेल्सियस स्केल। हम लोग जनरली डे टू डे लाइफ में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल यूज करते हैं, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जैसे मान लो कहीं पर फॉर्मूला है PV = nRT, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पर तुम डिग्री सेंटीग्रेड पुट करोगे तो ये गलत होगा, यहाँ पर फ़ारेनहाइट अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो गलत होगा। ये हमको केल्विन में ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसमें हमको टेम्परेचर को एज इट इज वैल्यू पुट करना होता है, और कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जहां पर हमको डेल्टा टी पुट करना होता है। तो टी और डेल्टा टी कहाँ सेम है, कहाँ अलग है, किसके लिए सेम है, किसके लिए अलग है, इस पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता। मैं इतना तुम लोग अभी के लिए क्लियर कर दूं कि ये टी जहां भी यूज होता है, दिमाग में बैठा लो कि ये सिर्फ और सिर्फ केल्विन, ऐसा यूनिट यही है। बाकी और जो नॉर्मल कैलकुलेशंस क्वेश्चंस होंगे उनके लिए हम सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल ये सब पढ़ने वाले हैं। सेल्सियस स्केल को जनरली डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। और ये र्यूमर इसके लिए भी डिग्री R ऐसा कुछ लिखते थे, मेरे को भी बहुत ज्यादा याद नहीं है ये वाला, क्योंकि अब ये बहुत दिखता भी नहीं है। ये सिंपली R लिखते थे, आई डोंट नो, 80 डिविजन्स होते हैं। सबसे पहले तो ये समझने का है कि ये स्केल का, जैसे ये जितने भी स्केल बने हैं, केल्विन स्केल को छोड़ दिया जाए तो ये सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, र्यूमर स्केल, ये जो भी बने थे ये कैसे बने थे? हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म एनी टेम्परेचर स्केल। कोई भी टेम्परेचर स्केल हम कैसे बनाते हैं, या लोगों ने पहले कैसे इजाद किया? तो दो पॉइंट्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग, सबसे पहले ये बात समझिए कि हमारे पास
वाटर अवेलेबल था बहुत इजीली, इसलिए जो भी स्केल बने ना उसमें वाटर के रिलेटिव ही टेम्परेचर को या जो रेफरेंस लेवल है उसको सेट किया गया। दो पॉइंट्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग आइस पॉइंट और एक को बोलते हैं स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट और एक होता है स्टीम पॉइंट। किसी भी स्केल के लिए ये दो पॉइंट फिक्स किया जाता है और इसके बीच में नंबर ऑफ डिविजन्स बनाए जाते हैं। आइस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर वाटर और आइस इक्विलिब्रियम में हो, और स्टीम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर वाटर और स्टीम इक्विलिब्रियम में हो। तो जनरली अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो आइस पॉइंट जो सेल्सियस ने इसके लिए सोचा था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड सोचा था, और स्टीम पॉइंट उन्होंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड सोचा। वही फ़ारेनहाइट स्केल में अगर आप देखोगे तो फ़ारेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट जो था वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्टीम पॉइंट। ये 32 क्यों है? रिसेंटली हमने इसको सर्च किया कि वाई दिस इज 32, वाई नॉट 0। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकला कि फ़ारेनहाइट ने आइस और सॉल्टी वाटर को इक्विलिब्रियम रख के 0 वो टेम्परेचर 0 फ़ारेनहाइट रेफरेंस लिया था। सॉल्टी वाटर, सॉल्ट वाटर जो समुद्र का वाटर पानी है वो अगर सॉल्ट वाटर नहीं होता, अगर वो प्योर वाटर होता तो उसमें वो 32 ही आ रहा था, लेकिन अगर सॉल्ट वाटर के केस में वो 0 डिग्री उन्होंने लिया था। केल्विन स्केल का मतलब जो डेफिनेशन है या जो ओरिजिन है वो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट से नहीं है, लेकिन चूंकि मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं इसलिए उसके बारे में भी हम लिख ही लेते हैं। वैसे ये टोटली अलग है इनसे। केल्विन स्केल का ये होता है 273.15 के 373.15 के, और लास्ट जो है जैसे र्यूमर ये बहुत कम यूज होता है, वैसे अगर आएगा तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं पता होना चाहिए। ये होता है 0 डिग्री और ये होता है 80 डिग्री। ये दो आइस पॉइंट है, स्टीम पॉइंट, और सबके अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स है। कोई भी दो स्केल, जैसे मान लो हमने ये एक वाटर है कंटेनर में किसी टेम्परेचर पर है, लेट से हमने थर्मोमीटर इसमें इंसर्ट किया। ये थर्मोमीटर सेंटीग्रेड में रीडिंग मेजर कर रहा है। इसके बगल में एक और थर्मोमीटर हमने लगाया है जो फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहा है। इसके बगल में हमने एक और टेम्परेचर इसके लगा दिया जो केल्विन में मेजर कर रहा है। तो भले ही इन सब की रीडिंग का वैल्यू अलग अलग हो, लेकिन क्या इस वाटर का टेम्परेचर अलग अलग है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वाटर तो सेम ही टेम्परेचर पर है, उसको सेंटीग्रेड में हम रीड कर रहे हैं तो अलग वैल्यू, फ़ारेनहाइट में रीड कर रहे हैं अलग वैल्यू, केल्विन में रीड कर रहे हैं अलग वैल्यू, र्यूमर में रीड कर रहे हैं अलग वैल्यू। So this water has a fixed temperature, but if we may represent it in different scale, it will give you different values. तो दो स्केल को कैसे रिलेट किया जाए? जैसे मान लो यहां पर कोई नया स्केल हम अपने मन से बनाना चाहते हैं, लेट्स से दैट स्केल इज x, और आइस पॉइंट को हमने x0 डिनोट कर दिया, स्टीम पॉइंट को हमने x100 डिनोट कर दिया। नोटेशन है, ऐसा मत समझना कि हमने 100 लिया, ये नोटेशन है। दिस x0 एंड x100 आर वैल्यूज, हमने वेरिएबल ऐसा ले लिया ताकि ए न्यू स्केल। और मान लो ये इसका भी एक हमने ऐसा रीडिंग ले लिया, ये थर्मोमीटर लगा दिया, न्यू स्केल। तो अगर मान लो वो सेंटीग्रेड स्केल पर उसकी रीडिंग सेल्सियस स्केल पर C है, फ़ारेनहाइट स्केल पर उसकी रीडिंग F है, केल्विन स्केल पर उसकी रीडिंग K है, र्यूमर स्केल पर उसकी रीडिंग R है, और न्यू स्केल पर उसकी रीडिंग X है। लेट्स से कैपिटल X है, कैपिटल X है। तो है तो ये सब सेम ही,
तो इनको आपस में कैसे हम रिलेट करेंगे, ये कैसे एक दूसरे के साथ, क्योंकि वैल्यू वाइज तो ये सेम नहीं होंगे, C और F का वैल्यू सेम नहीं होगा, लेकिन ये सेम टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट ऑल दीज रीडिंग्स टुगेदर। सपोज कोई भी बॉडी को अगर हम सेंटीग्रेड में रीड करते हैं, फॉरेनहाइट में रीड करते हैं, तो ये रीडिंग्स आपस में कैसे रिलेटेड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हमेशा के लिए हम लोग को याद रहना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी दो स्केल तुम ले लो, कोई भी दो स्केल, मैं एक्स और वाई ले लेके और बी ले, कोई भी और एक्स स्केल, कोई भी स्केल ले लो। तो जैसे सी स्केल है, उसका रीडिंग को मैंने अगर सी से डिनोट किया तो C माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाई स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रेशियो सबके लिए सेम होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। और इसी कॉन्सेप्ट पर हम कोई भी को रिलेट कर सकते हैं। जैसे आइस सेल्सियस का होता है 0 डिवाइड बाई स्टीम पॉइंट 100 माइनस आइस पॉइंट 0, दैट कैन बी रिटन एज फ़ारेनहाइट का रीडिंग अगर हमने लिया F, तो F माइनस आइस पॉइंट 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 32 is equals to K minus 273.15 divided by 373.15 minus 273.15. Similarly, R minus 0 divided by 80 minus 0 is equals to X minus X naught divided by X 100 minus X naught. ये हमारा एक बेसिक आइडिया है कि हम किसी भी दो स्केल को रिलेट कर सकते हैं। अब इसी को तुम सिंप्लीफाई करोगे तो C by 100 is equals to F minus 32 by 180 is equals to K minus 273.15 by 100 is equals to R by 80 equals to again X minus X naught डिवाइड बाई X 100 माइनस X naught। ये हमने पांचवा जानबूझ के इसलिए लिखा है क्योंकि कभी भी कोई नया स्केल अगर हमको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, कि कोई बोले कि कोई ऐसा एक नया स्केल हमने इंट्रोड्यूस किया है, इसका आइस पॉइंट ये है, स्टीम पॉइंट ये है, और उसमें अगर हम किसी बॉडी का रीडिंग लेना चाहते हैं जिसका ऑलरेडी टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो नए स्केल में उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन में अपने को यही कॉन्सेप्ट लगाना है। हमको एक में रीडिंग दी गई है और हमको एक नया स्केल दे दिया गया है, तो डायरेक्ट उसको रिलेट करने का ये तरीका है। ये तीन तो बहुत सारे बच्चे पहले से याद करके बैठे हैं, लेकिन ये पूरा अब तुम लोग के दिमाग में होना चाहिए कि ये एक नॉर्मल तरीका है किसी नए स्केल को एक दूसरे के साथ रिलेट करने का। और ये लीनियर रिलेशनशिप जब भी होती है तो इस तरह से हमारे रिजल्ट बनते हैं। तो टेम्परेचर स्केल इनिशियली कैसे बने थे, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, वाटर का जो फ्रीजिंग आइस के साथ जब वो इक्विलिब्रियम में होता है तब जो टेम्परेचर है उसको एक रेफरेंस ले लिया गया, और स्टीम पॉइंट उसको जब वो वाटर और स्टीम इक्विलिब्रियम में होंगे तब उसको एक रेफरेंस ले लिया गया। और अगर एक लाइन को ड्रॉ करना है तो हमको दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं। जैसे हमारा कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जैसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर में बेसिकली थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लेंथ बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिनमें कुछ न कुछ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है और वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो वो जो नया वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली अगर बढ़ रहा है तो उससे हम एक थर्मोमीटर बना सकते हैं, और वहां पर भी इस तरह का लीनियर रिलेशनशिप हमारा आने वाला है काम में। तो सबसे पहले अपने को ये सारे टेम्परेचर स्केल के बारे में चीजें समझ में आनी चाहिए। फिर हम लोग इससे वो देखेंगे कि कोई भी थर्मोमीटर को कैसे कैलिबर करते हैं, या कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी
कैसे देख के हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में कोई भी थर्मोमीटर का जो कैलिब्रेशन होता है वो कैसे किया जाता है। एक तो है कि ठीक है हर बॉडी का टेम्परेचर पर उसको मेजर करके वहां पर मार्किंग बना के लिख दो, अग्रीड, लेकिन इसके अलावा और क्या तरीके, क्या कोई मैथमेटिकल तरीका भी है? तो कैलिब्रेशन ऑफ ए थर्मोमीटर एंड मेकिंग ऑफ ए थर्मोमीटर बेसिकली, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी इस कॉन्सेप्ट पर जो पूछे जाते हैं टेम्परेचर रिलेटेड, उसके बारे में भी बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक्चुअली आज मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं था, तो हमने सोचा था कि आज क्लास नहीं ले पाएंगे। बोलिए। सर वो एसएचएम का एक डाउट था। बोलो 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 बोलो। सर अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और उसमें एक मास एम है, वो मतलब कर रहा है वो ऑसिलेशन, और अगर जब वो मास एम उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे है और अगर हमने उस पे एक और मास रखा स्लोली वर्टिकली, तो उसका Okay. एम्पलीट्यूड सेम क्यों होगा? ओके, उस समय जो भी एनर्जी स्टोर्ड है स्प्रिंग में, ठीक है, ये मान लो मेन पोजीशन है और ये अभी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो जब हम इस पर स्लोली एक मास रख दिए और इस तरह से रखे कि ये दोनों साथ मूव करेंगे, तो इतना तो श्योर है कि अब जो मेन पोजीशन जहां पर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर होगा, क्या बोल रहे हो तुम, एक बार फिर से बोलो तो, ब्लॉक रखेंगे तो क्या होगा? सर मतलब जो ओरिजिनल मास था वो एसएचएम कर रहा है, पर जब हमने हाँ ब्लॉक रखा उसके ऊपर स्लोली, तो फिर हाँ वो ब्लॉक का एम्पलीट्यूड सेम क्यों होगा उसके बाद भी, वो कंबाइंड मास का? ओके, कंबाइंड मास का एम्पलीट्यूड सेम क्यों होगा? तो उस पॉइंट पर स्प्रिंग जो है उसमें जितनी एनर्जी स्टोर्ड है वही उस पूरे सिस्टम को मिलने वाली है। उस समय जब वो ब्लॉक रेस्ट में था, क्या उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, स्प्रिंग के पास थी। हमने जब उसके ऊपर मास रखा तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी? नो, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। एंड एम्पलीट्यूड सिग्निफाइज द एनर्जी इन द एसएचएम, so definitely there is no loss of energy, so why should there will be a change in amplitude? सर पर जो वेलोसिटी उसके बाद होगी वो कम होगी, तो एम्पलीट्यूड में कम ही होगा ना? अब वही बात है, मास भी तो बढ़ गया ना, हम तो ये भी बोल सकते हैं। तो बात ये नहीं है कि वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी जैसे ही तुम कम कहोगे हम बोल देंगे कि मास बढ़ गया है। तो इस तरीके से हम सोच नहीं पाएंगे। सोचेंगे हम इस तरीके से कि जब हमने रखा, क्या उस समय एनर्जी का लॉस हुआ? और एम्पलीट्यूड एक्चुअली सिग्निफाई क्या कर रहा है? एनर्जी तो सिग्निफाई कर रहा है। अगर यही काम अगर तुमको ठीक से पढ़ाया गया होगा, मेरे को बताओ कि जब ये मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा होगा और तब हमने इसके ऊपर धीरे से रख दिया, तब भी क्या ये बात सही है? एम्पलीट्यूड सेम रह जाएगा क्या? नहीं, अभी एम्पलीट्यूड कम होगा क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। तो अब उस समय हम क्या करते हैं, CLM लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये दोनों का वेलोसिटी, पहले ये रेस्ट में था, ये मूव कर रहा था, अब ये दोनों साथ मूव करेंगे, तो यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन जैसा केस होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जैसा, एंड यहीं पर देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। एंड नाउ इफ देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, देन व्हाई वी आर सपोज्ड टू से दैट एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी द सेम, बिकॉज एम्पलीट्यूड ओनली सिग्निफाइज द एनर्जी ऑफ एन एसएचएम। If there is a loss of energy, definitely there will be change in amplitude. But when we are putting the same block at extreme position, definitely we are ensuring there is no loss of energy, so there should not be any change in amplitude. आई बात समझ में? हाँ सर। और वेलोसिटी के तरीके से सोचोगे तो फिर हम मास के तरीके से तुमको कहेंगे कि मास तो बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी का जो भी डिक्रीमेंट हो रहा है उसको कंपेंसेट कर दे रहा है, और ये बात मैथमेटिकली प्रूव की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। जब हम कह दिए कि एम्पलीट्यूड ही सेम हो गया, तब तो फिर एनर्जी तो सेम होगी, तो वेलोसिटी का बात आ ही जाएगा वहां पर। तो इसको बिल्कुल तरीके से सोचने का तरीका यही है, एनर्जी उस समय किसके पास थी? स्प्रिंग के पास। हमने मास रखा, बहुत अच्छी बात है, ब्लॉक रेस्ट में था, यस। दूसरा बॉडी भी हमने रखा, रेस्ट में था, यस।
और स्प्रिंग में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो एनर्जी तो चेंज हुई ही नहीं ना, तो फिर कहाँ से एम्पलीट्यूड चेंज होगा। ऐसे क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत कम लोग इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। थैंक यू। कल हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे टेम्परेचर पर।